ओके बच्चा पार्टी, वी वर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, और ह्यूमन नर्वस सिस्टम में आपका क्या क्या चीजें हैं भाई साहब. सो दिस इज बेसिकली द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ब्रेन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. ठीक है. देन वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड, एंड द रीजन वाई वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड इज टू बेसिकली इंक्रीज आवर स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स. ठीक है. अगर पैर के नीचे कांटा आ गया तो भाई साहब ये डेंजर, यहां से जाते 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 ब्रेन तक बहुत टाइम लग जाएगा. हेंस वी हैव अ स्पाइनल कॉर्ड so that an immediate response can be initiated. immediate response क्या होगा भाई साहब, हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे. ये हमारे पैर के मसल्स हैं, एक पुल क्रिएट होगा. जैसे अगर हम चल रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं और कोई कांटा आ गया, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी एंड ब्लीडिंग इन दैट पार्ट. सो हमारे ब्रेन तक पूरे मैसेज जाने की जरूरत नहीं है, फटाक से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज चला जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से ही रिस्पॉन्सिव एक्शन भी इनिशिएट हो जाएगा. हमारे मसल्स जो है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे पुल हो जाएंगे, और जैसे पुल हो जाएंगे सो वी विल बी अवॉइडिंग एन एक्सीडेंट. ठीक है. विल बी अवॉइडिंग एन एक्सीडेंट. सो दिस इज बेसिकली द ब्रेन, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन का एक्सटेंशन है. दिस इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन. दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज आर द नर्व्स विच आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. ठीक है. एंड अगेन नर्व सेल अंडरगोज नो चेंजेस. इट कैन ओनली इंक्रीज इन लेंथ. इट विल नॉट डाई. इट इज गोइंग टू रिमेन द सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ पर्सन. ठीक है. ओके. So nervous system is a system that controls all the activities of the body. अभी तक हमने chemical coordination देखा है, अभी हम देखेंगे nervous system, nervous control. It controls all the activities of the body. Can be divided into 3 parts. इसको लिख लीजिए फटाफट. एक हो गया आपका central nervous system. The nervous system can be divided into 3 parts. The nervous system of a body can be divided into 3 parts. The first part is central nervous system, जिसको अपन CNS बोलते हैं, Central Nervous System. The second part is the Peripheral Nervous System. Peripheral Nervous System, that is PNS. And the third part is the Autonomic Nervous System. ठीक है. Peripheral Nervous System and the Autonomic Nervous System. Central Nervous System, Peripheral Nervous System and the Autonomic Nervous System. These are the 3 nervous systems that we have. ठीक है. Nervous system is a system that controls all the activities of the body. सारे activities हमारे body के ये control करता है. ठीक है. Nervous system controls all the activities of the body, and these are its 3 parts: the central nervous system, the peripheral nervous system, and the autonomic nervous system. Central, peripheral and autonomic nervous system. Okay. Central nervous system में क्या क्या है देखो. What is the central nervous system made up of? So the central nervous system will basically include the brain and the spinal cord. ठीक है. So central nervous system में बच्चा पार्टी क्या क्या है. Central nervous system has got brain and the spinal cord. ठीक है. कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है ना, इधर सब नोट हो रहा है ना. So the central nervous system consists of the brain and the spinal cord. ठीक है. What else? It regulates all the activities of the body. ये सारे body के activities को regulate करेगा, including internal as well as external. ठीक है. It regulates all the activities of the body. So it controls all the activities of the body. ठीक है. सो दिस इज द नर्वस सिस्टम. अगर हमने सिर्फ नर्वस सिस्टम को निकाला, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये नर्व्स का ढांचा है. ठीक है. दिस इज बेसिकली द नर्व्स. सो दीज आर द ऑल द नर्व्स प्रेजेंट इन द पेरीफेरी ऑफ द बॉडी. ठीक है. हमारे जितने भी नर्व्स हैं जो पेरीफेरी में प्रेजेंट हैं, जैसे हमारे स्किन के नीचे नर्व्स हैं, ये एकदम ऊपर ही प्रेजेंट है. ठीक है. ऑल द नर्व्स which are present in the periphery of the body are known as peripheral nerves. It is a network of nerves spread throughout the body, connecting all parts of the body to the central nervous system. ठीक है. ये पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट है. इट इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, कनेक्टिंग ऑल द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इस पूरे बॉडी को भाई साहब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना हुआ है? ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. The central nervous system is made up of the brain and the spinal cord, and the nerves are spread out like this. All the nerves present in the periphery of the body. सारे nerves कहाँ पे हैं भाई साहब? Periphery of the body में, and they connected to the central nervous system. Okay. So आपका autonomic nerves क्या होते हैं? Nerves which are present in the involuntary organs like heart, stomach, lungs, etc. देखो, हमारा brain order देता है, फिर काम होता है. ठीक है. तो समझ लीजिए अभी हम अगर समझ लो मैं चल रहा हूं तो मेरे ब्रेन ने ऑर्डर दिया. ठीक है. फिर चला. ठीक है. लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कंटिन्यूसली चलती हैं, जैसे आपका हार्ट बीट. आप जब सो रहे होंगे, ठीक है, या इंसान जब कोमा में भी होगा तो भी वैसा हार्ट बीट चलता रहेगा उसका, है ना, टिल द टाइम द पर्सन इज अलाइव. ओके. ब्रीदिंग ये हमेशा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. डाइजेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इन चीजों में,
लेकिन ये ऑटोनॉमिक मतलब बोलते हैं ना ऑटोमेटिक चल रहा है, इसी ऑटोमेटिक से ऑटोनॉमिक नर्व्स बोल रहे हैं हम इनको, ठीक है। दीज आर नोन एज ऑटोनॉमिक नर्व्स, नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स। नाउ व्हाट आर इनवॉलंटरी ऑर्गन्स? जो आपकी इच्छा से नहीं चलते हैं, ठीक है। द ऑर्गन्स इन योर बॉडी विच आर नॉट वर्किंग एज पर योर विश आर नोन एज इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, ठीक है, ठीक है। ये आंखों की पलकें झपक रही हैं, ये इनवॉलंटरी है, ये वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है, और ये होना जरूरी है। आप 5 मिनट ऐसे आंखें खोलकर रखिए, आपकी आंखों से आंसू नहीं आने लगेंगे, ठीक है, नहीं रख सकते, वो जरूरी है। ये बार बार आपका आंखों का विंकिंग होना, दिस इज एक्चुअली नेसेसरी, अदरवाइज आपकी आंखों में बहुत स्ट्रेन आएगा, ठीक है। सो ये एक इनवॉलंटरी एक्शन है। आपका ब्रीदिंग आपके विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट से हो रहा है, आपका हार्ट बीट, आपका ब्रेन का एक्टिविटी, आपका डाइजेशन, ये सारे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सब आपके अनिच्छा से हो रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है। सो क्या इसमें ब्रेन का एक्शन इन्वॉल्व है? डेफिनेटली यस, ठीक है। नर्व्स विच आर प्रेजेंट इन द इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, नाउ दीज आर इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, heart continuously beating, stomach continuously involved in digestion, lungs continuously involved in the process of respiration. Without their continuous involvement, we will not be able to sustain our lives. They are so critical to us. ठीक है? So nerves which are present in the involuntary organs are known as autonomic nerves. इनको अपन क्या बोलेंगे? Autonomic nerves. ये जो आपके involuntary organs हैं, जो आपके इच्छा से नहीं चलते हैं, they don't operate as per your will. They operate on their own. ठीक है? These are known as autonomic nerves. So let's say the heart, the stomach, the lungs, ठीक है? All these are basically autonomic nerves. Okay? So what is a nerve, बच्चा बाड़ी? A nerve is a tissue. Tissues are composed of cells. तो nerve एक टिश्यू है और ये सेल से बना हुआ है, ये नर्व सेल से बना हुआ है. So let's look at a nerve cell. ये आपके नर्व सेल्स के डेंड्राइट्स बोलते हैं हम इसको. ये स्प्रेड आउट होते हैं. They are basically spread out. ठीक है? Nerve tissue is composed of special cells called neurons. So nerve tissue, ये आप हमेशा ऐसे ही बैठे रहते हैं. I don't see you noting down anything. Nerve tissue is composed of special cells called as neurons. These are basically known as neurons. ठीक है? ओके, सो ये न्यूरॉन्स हैं एंड सपोर्टिव सेल्स कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया. तो ये सपोर्टिव सेल्स हैं विच आर कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया. इस तरीके का एक डेंस नेटवर्क आपको मिलेगा. ठीक है, नर्व सेल्स में न्यूरोग्लिया है, यहाँ पे न्यूरोग्लिया है एंड दीज आर बेसिकली नोन एज डेंड्राइट्स. ठीक है, नर्व टिश्यू इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिव सेल्स कॉल्ड एज न्यूरोग्लिया. ठीक है, एंड दीज बेसिकली मेक अप द नर्व एज अ टिश्यू. ठीक है, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस. तो इन न्यूरॉन्स में क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस. ठीक है, व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस बच्चा बाड़ी? व्हाट आर इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस? आप हाँ, तो मैसेजेस जो जाते हैं वो इलेक्ट्रिक के स्पीड से जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के स्पीड से जाते हैं. सो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं. दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस दैट पास. जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए एक तार की जरूरत होती है, वैसे ही मैसेजेस को ट्रांसमिट कराने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस की जरूरत होती है एंड दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू दीज नर्व्स. नर्व टिश्यू, न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड. सो न्यूरॉन्स आर बेसिकली स्पेशलाइज्ड सेल्स केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस. ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स क्या है? एक स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिसमें कैपेबिलिटी है क्रिएटिंग एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस. इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस को ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी है. ठीक है, ओके. न्यूरोग्लिया सपोर्टिव सेल्स विच असिस्ट द न्यूरॉन्स इन देयर फंक्शन. तो सपोर्टिव सेल्स हैं और ये असिस्ट करते हैं न्यूरॉन्स को इन देयर फंक्शन. ठीक है, ओके. स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ, तो आपका भाई साहब सेंट्रल सेल नेम्ड एज, तो आपका ये एक नर्व सेल है, इसको अपन क्या बोलेंगे? द सेंट्रल सेल जो है इसको अपन बोलते हैं साइटोन. साइटोन मतलब ये वाला पार्ट है, देखो, दिस इज बेसिकली द साइटोन. ठीक है, दिस इज द साइटोन. ओके, सो द सेंट्रल सेल बॉडी कॉल्ड एज साइटोन. उसके बाद क्या होते हैं भाई साहब? सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस. इसके अंदर होता है आपका न्यूक्लियस. ठीक है, दिस बेसिकली कंटेन्स द न्यूक्लियस. ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, ये जो ब्रांचेस आपको दिख रहे हैं, इन ब्रांचेस को हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. ठीक है, दीज आर नोन एज डेंड्राइट्स.
तो दिस इज हाउ अ नर्व सेल वुड लुक लाइक, एंड इट्स गोइंग टू रिमेन द सेम अनडिवाइडेड एंड नॉट बीइंग कंपोज्ड इनटू समथिंग न्यू थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, ये इकलौता सेल है जिसका कोई भाई साहब डिकम्पोजिशन नहीं होता है, जिसका कोई रीफॉर्मेशन नहीं होता है, ये इकलौता सेल है हमारे बॉडी में। ठीक है, सो ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन आर कॉल्ड एज, तो ये आपके साइटोन है। द लॉन्ग प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द साइटोन, ये आपका भाई साहब एक्सॉन है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं एक्सॉन, दिस इज नोन एज द एक्सॉन। ठीक है, और यहां पे भाई साहब प्रोसेसेस अराइजिंग फ्रॉम द एक्सॉन आर नोन एज नर्व एंडिंग्स, ये हो गया आपके नर्व एंडिंग्स। ठीक है, so this is how a nerve cell would look like. These are dendrites, this is the nucleus, this is the cyton, this is the axon, and here at the end we have nerve endings. अभी आपके ये nerve cells कैसे होते हैं? क्या एक ही ऐसा सेल होगा? नहीं, बहुत सारे होंगे। तो ऐसे एक के बाद एक ऐसे जुड़े होंगे। आपने देखा रहेगा जब हम कोई लंबे तार को कनेक्ट करते हैं तो उसमें वैसे वैसे टेप मार देते हैं और जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा वैसा कनेक्टेड रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो टेप मारा हुआ है। ठीक है, लंबे तार को शायद उसका तार वहां तक नहीं पहुंच रहा था तो हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में भी ये नर्व सेल्स हैं, एक के बाद एक ऐसे जुड़े हुए हैं, दे आर बेसिकली जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली द नर्व सेल्स दैट वी हैव। 12 Okay, so how neurons transmit messages from the body to the brain? Now obviously brain initiates the action, लेकिन brain तक पहले मैसेज तो पहुंचे। जैसे when fingers touch the mouse, अगर आप भाई साहब एक माउस को टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आप इसमें कमांड देंगे कोई, this will move throughout the screen, है कि नहीं? ठीक है, सो जैसे आप जैसे ही माउस को टच कर रहे हैं, it is indicated in your PC or your laptop, whatever। ठीक है, सो जैसे आप माउस को टच करते हैं, the information from the environment is picked up by the specialized tips of the dendrites। तो यहां पे भाई साहब हमारे डेंड्राइट्स होते हैं। हमारे डेंड्राइट्स जो हैं दे पिक अप द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अभी हमारे डेंड्राइट्स स्किन में मौजूद हैं, आईज में मौजूद हैं, हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स में मौजूद हैं। और जैसे ही ये इंफॉर्मेशन को पिकअप करके भाई साहब ये नर्व सेल से या न्यूरॉन से पूरे मैसेज को कहां तक पहुंचाते हैं? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, सो दैट इज हाउ द इंफॉर्मेशन इज। तो ये आपका देखो यहां से इंफॉर्मेशन पिकअप हुआ, ये आपका डेंड्राइट्स हैं जो फैले हुए हैं। ठीक है, पूरे आपके स्किन के नीचे डेंड्राइट्स हैं। आपको जो हीट कोल्ड ये सब फील होता है, ये इस वजह से फील होता है क्योंकि आपके डेंड्राइट्स पूरे स्किन में फैले हुए हैं। ये नहीं, ये तो आपके बेसिकली कैपिलरीज हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये नहीं है। ठीक है, दीज आर योर कैपिलरीज। ठीक है, नर्व एंडिंग्स जो होते हैं वो आपके पूरे बॉडी में फैले हुए हैं। दीज आर स्पेशल नर्व एंडिंग्स विच आर ऑल स्प्रेड थ्रू आउट योर सेल्स, पूरे सेल्स में फैले हुए हैं। ठीक है, तो आपके देखो यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, तो इन्होंने भाई साहब इंफॉर्मेशन गैदर किया। हो सकता है आपको ठंडी लग रही हो या बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, या हो सकता है कोई कांटा चुभ रहा हो। ठीक है, सो दिस बेसिकली गेट्स ट्रांसमिटेड। अभी ये वाला जो है ये दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ये दूसरे में कनेक्टेड रहेगा, ये तीसरे में कनेक्टेड रहेगा। ऐसा भाई साहब मैसेज जाएगा आपके लेट्स से मसल टिश्यू में। तो इफ यू हैव टू, जैसे समझ लो मैं आपसे बातें कर रहा हूं आपसे और यहां पे कोई गर्म चीज रखी हुई है और मेरा हाथ ऐसे ही छू गया, तो मेरा हाथ बिना दिखे ही मैं उसको पुल कर लूंगा। व्हाई विल दिस हैपन? बिकॉज ये नर्व एंडिंग्स ने हीट को परसीव किया। दिस हीट इज अ थ्रेट टू माई स्किन। इफ आई हैपन टू कीप माई हैंड हेयर आई विल गेट बर्न्ड और माई स्किन विल मेल्ट एंड दैट कैन कॉज अ मेजर हार्म। ठीक है, सो इट्स अ थ्रेट टू माई लाइफ एज वेल। सो व्हाट विल हैपन? दे विल परसीव द डेंजर, this information will pass from the dendrites, collected from the dendrites, and it will pass all the way up to my brain or spinal cord, and accordingly a response will be generated within fraction of a second. ठीक है, this response will actually be transmitted to my, तो मैंने देखा भी नहीं है, कोई गर्म चीज है मैंने देखा भी नहीं है, मैं उसको देखूंगा, अच्छा ये गर्म है, फिर हटाऊंगा, तब तक भाई साहब कहानी खत्म हो जाएगी, है ना। तो उसके पहले ही मेरा हाथ अपने आप से मूव कर गया। So what has happened is from my brain an impulse has gone to my muscles. The muscles have contracted and obviously this has been pulled. ठीक है? Okay, so this is how this works. So it consists of chemical reactions producing an electrical impulse which travels from the dendrites to the cell body to the axon to its end. तो ये भाई साहब एक्सॉन से जा रहा है और यहां पे जा रहा है डेंड्राइट से। ठीक है? These chemicals go across the small gap known as synapse. ठीक है, तो ये एक small gap से जाता है synapse between the two neurons, between the two neurons. ये synapse से जा रहा है भाई साहब। ठीक है,
तो ये एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो यहाँ पे एक और इंपल्स जनरेट होगा इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। सो दिस विल जनरेट अ नेक्स्ट न्यूरॉन एंड डिलीवर टू द मसल सेल्स और ग्लैंड्स। और कहां पे जाता है भाई साहब? मसल सेल्स और ग्लैंड्स में। सो मसल सेल्स और ग्लैंड्स में ये डिलीवर करता है, ठीक है। What happens to the muscles? The muscles basically contract. Chemicals are released in the muscle cells from the nerve endings. तो यहाँ पे chemicals release होंगे muscle cells में from the nerve endings, ठीक है, and they will contract, ठीक है। So these chemicals will be released, ठीक है। Muscle cells possess special kinds of proteins. इनमें भाई साहब अलग टाइप का proteins होता है, ठीक है। They bring change in their shape and shortens the muscle. तो muscles आपके contract हो जाते हैं, ठीक है। Muscles will contract and it will be pulled. तो ये shorten हो जाएंगे. So this will be basically pulled. Okay, they bring change in their shape, so the muscle will now contract, ठीक है। तो मसल आपका भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, hence the muscle shortens and the click happens, ठीक है। तो फट से भाई साहब आपका मसल क्लिक हुआ, ठीक है। so this is how it works, okay। क्या यार ये बार बार Okay, so let's look at this. Brain is divided into three main regions. क्या क्या है भाई साहब three main regions इसके? तो brain is divided into forebrain, then we have the midbrain, and then we have the hindbrain. So the brain is divided into three main regions. There is the forebrain, the midbrain, and the hindbrain. So these are the three main divisions of the brain. ठीक है? Forebrain is also known as the cerebrum. इसको अपन बोलते हैं cerebrum. ठीक है? And it is the main thinking part of the brain. ठीक है? ये आपका main thinking part है brain का. ठीक है? So whatever decisions you are making, not only in your studies, जो हार्डली आप करते हैं, लेकिन बाकी सारे decisions जो हैं वो आपका यहाँ पे प्ले होता है, यहाँ पे बेसिकली डिसाइड होता है. So this is called the cerebrum. Forebrain is also called the cerebrum and is the main thinking part of the brain. Are we understanding what is thinking part? Thinking part मतलब आपका सारा सोचने का, ठीक है. आप जब कोई डिसीजन में जाते हैं या बहुत मतलब ऐसा जिसमें क्विक एक्शन की जरूरत हो वो नहीं, बहुत कैलकुलेटिव एक्शन से जो चीज़ें आप करते हैं वो यहाँ पे डिसाइड होती हैं. एंड इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. दिस इज हाउ द ब्रेन वुड लुक लाइक. ठीक है, थॉट, ठीक है, दिस इज हाउ द मूवमेंट विल बी कंट्रोल्ड हियर, टच, ठीक है, ये सारे इंपल्सेस फील हो रहे हैं, हियरिंग, विजन, स्पीच, ये सारे आपके भाई साहब ब्रेन के पार्ट्स हैं. ठीक है, सो द टच दैट यू फील इन योर स्किन, द स्पीच बेसिकली द स्पीच दैट यू डिलीवर, जो आप बातें करते हैं, जो हियरिंग पार्ट है आपका, जो आप सुनते हैं, जो विजनरी पार्ट है, ये सारे जितने भी आपकी चीजें हैं, मूवमेंट, ये सारे यहाँ पे परसीव होते हैं. ठीक है, ब्रेन में. सो ऑल दीज आर गेटिंग इनकोडेड हियर. आप जो डिसीजन, जो थॉट आप ले रहे हैं वो सिर्फ कहाँ से ले रहे हैं, आप किसी चीज पर डिसाइड कर रहे हैं. ठीक है, ये चीज मुझे करना है या ये चीज मुझे नहीं करना है, ये डिसीजन जो आप ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं. आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन है ना अभी तक उस बारे में, जो आपने बोला है, सुना है, जाना है, देखा है और फील किया है, उसी के बिना पे तो आप डिसीजन लेंगे, है ना. ऐसा तो नहीं है मतलब बिना किसी चीज को जाने हुए आप डिसीजन लेंगे. सो वॉट एवर डिसीजन यू आर टेकिंग, दैट इज योर थॉट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय ऑल दीज थिंग्स, योर इन्वॉल्वमेंट इन दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, उस पर यह होता है. ओके, जैसे समझ लो एक सिंपल सा चीज है, आपको स्कूल में भाई साहब एक ये मिला कि आप फुटबॉल में जाना चाहेंगे या क्रिकेट में जाना चाहेंगे, तो आप डिसाइड करने बैठेंगे, है ना, वेयर विल आई गो, फुटबॉल ले लूं या क्रिकेट ले लूं, जो भी आप डिसाइड करेंगे. इफ यू आर ट्राइंग टू डिसाइड टू टेक अप अ स्पोर्ट एक्टिविटी, देन ऑब्वियसली यू विल डिसाइड ऑन व्हाट थिंग्स. भाई मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्या मैं अच्छा खेल लेता हूं, या क्या इस स्पोर्ट से मैं कनेक्ट हो पाता हूं, क्या ये मुझे अच्छा लगता है, ये सब सारी चीजें देखेंगे ना, तो मतलब आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है वो आपके ब्रेन में रजिस्टर्ड रहता है. ठीक है, दैट्स हाउ यू बेसिकली अराइव एट अ डिसीजन. ओके, सो मिड ब्रेन और ये है भाई साहब आपका हाइंड ब्रेन. दिस इज द मिड ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस. सो इस पूरे में आपका क्या है, कंट्रोल होता है वॉलंटरी एक्शंस.
जो आपकी इच्छाकृत एक्शंस हैं, जिसमें आप इन्वॉल्व हैं, ठीक है, सोच विचार कर जो कामों को आप करते हैं वो आपके इस वाले ब्रेन में, सेरिब्रम में डिसाइड होता है, ठीक है। मतलब आप कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आप कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम कर रहे हैं, अगर आप करते होंगे, ठीक है, कभी गलती से, ठीक है, सो दीज आर बेसिकली डन बाय द सेरिब्रम। ये जो आपका हाइंड ब्रेन है और मिड ब्रेन, ये क्या करते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस। व्हाट आर इनवॉलंटरी एक्शंस? हार्ट बीट, लंग्स, ब्रीदिंग, ठीक है, स्टमक का भाई साहब डाइजेशन। सो दीज आर हैपनिंग विदाउट योर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और योर विल इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। सो ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ओके, सो आपका ये हाइंड ब्रेन हो गया, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ सेरिबेलम। तो ये आपका सेरिबेलम है और ये आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा एग्जैक्टली यहां पे सिचुएटेड होता है, ठीक है। इसीलिए भाई साहब यहां पे मारना अलाउड नहीं है, ठीक है। अलाउड नहीं है मतलब आप अगर देखोगे जूडो कराटे जो लोग करते हैं या बॉक्सिंग में भी, यू आर नॉट सपोज टू हिट हियर, इट कैन एक्चुअली कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये, ठीक है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, इफ हिट वेरी हार्ड अ पर्सन कैन कोलैप्स और डाई एज वेल, ठीक है। दिस इज नोन एज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम मेनली मेंटेन्स द बैलेंस। आपका सेरिबेलम क्या करता है, ये जो पार्ट है आपका हाइंड ब्रेन का, इट मेंटेन्स द बैलेंस। आप खेल रहे हो या आप सिंपली खड़े भी हो या बैठे भी हो, तो जो बैलेंस आपका होता है वो मेंटेन करता है। आप देखोगे बच्चे जब पैदा होते हैं, इट टेक्स सम टाइम फॉर देम टू एक्चुअली स्टार्ट वॉकिंग, है ना। ऐसे हम पैदा होते ही दौड़ने लगते, ठीक है। सो इट विल टेक सम टाइम फ्रॉम देम बिफोर दे कुड बैलेंस देमसेल्व्स। उस टाइम पे उनका ये सेरिबेलम विकसित हो रहा है, ठीक है। इट इज नॉट येट मैच्योर। वो पूरा तो बच्चे अगर चलने भी कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। तो ये सेरिबेलम बेसिकली उस टाइम पे विकसित हो रहा है, इट इज एक्चुअली डेवलपिंग। द डे दे स्टार्ट टू बैलेंस देमसेल्व्स इट इज ऑलमोस्ट डेवलप्ड, ठीक है। 5 साल तक लगभग ब्रेन का जितना विकास होना है उतना हो जाता है। इसके बाद हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इसके बाद डिपेंड करता है कि आप ब्रेन को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक दिस कि आपने भाई साहब एक स्पोर्ट्स फील्ड बना दिया है। अब इस स्पोर्ट्स फील्ड में अगर आप रेगुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करा रहे हैं तो वो ठीक ठाक दिखेगा, अगर उसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगल बन जाएगा वो, ठीक है। तो वैसा ही आपका ब्रेन भी 5 साल तक डेवलप हो जाता है, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। उसके बाद सिर्फ आप उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, आपको एक संपदा दी गई है, उसको आप वाकई में यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, इट्स अप टू यू। वो उसका आप जंगल भी बना सकते हैं या एक बड़ा अच्छा सा प्ले ग्राउंड या प्ले एक्टिविटी भी बना सकते हैं, ठीक है। इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू। ओके, सो दिस टीचर्स अस हाउ टू बैलेंस। जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हैं, अभी साइकिलिंग अगर आप देखोगे, क्या एक साइकिल को आप मतलब ऐसे अगर छोड़ दोगे बैलेंस होगा, भाई सब टायर्स हैं वो तो गिर जाएगा, इधर गिरेगा या तो इधर गिरेगा, ठीक है। लेकिन आप जब उस पर बैठते हो तो आप कैसे उसको बैलेंस कर रहे हो, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। स्विमिंग में भी आपका जो बैलेंस है, ठीक है, ऑल दीज, ठीक है। सेरिबेलम मेंटेन्स द बैलेंस एंड कोऑर्डिनेट्स वॉलंटरी एक्टिविटीज, जो भी आपके पूरे विल से हो रहा हो, ठीक है, स्पेशली जस्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट्स योर वॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है। सो ये सारी चीजों को भाई साहब ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम, ठीक है। वॉकिंग, स्विमिंग, एनीथिंग, ठीक है। ईटिंग में भी आपका जो बैलेंस बना रहता है, दैट ऑल्सो इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम, ठीक है। इसीलिए देखो बच्चों लोगों को थोड़ा टाइम लगता है बिफोर दे स्टार्ट टू ईट ऑन देयर ओन, ठीक है। उसके पहले अगर खाने जाएंगे सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो ईटिंग में भी जो बैलेंस मेंटेन रहता है वो भी आपका भाई साहब सेरिबेलम से होता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, आपके इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे ब्रीदिंग है भाई साहब, आप चाहे सो रहे हो जाग रहे हो, ठीक है, इट विल कंटिन्यू, ठीक है। ब्लड फ्लो, आपका सर्कुलेटरी फ्लो जो है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, क्योंकि ब्लड आपका न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, विच हैज टू बी कंडक्टेड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी फॉर देम टू फंक्शन वेल, फॉर देम टू फंक्शन नॉर्मली एज वेल, ठीक है। स्नीजिंग, आपको जो छींक आती है, ठीक है, ये क्यों ही आती होगी, आपके विंड पाइप में कुछ अटक गया है, जिसके वजह से जोर से एक फोर्स क्रिएट होता है ताकि वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो स्नीजिंग जनरली ऐसा नहीं है कि आपको हर समय स्नीजिंग सर्दी खांसी में ही हो, ठीक है। स्नीजिंग आपको कभी कभी ऐसे ही कुछ अटक गया है तब भी हो सकता है, एक नेचुरल इंपल्स है, ठीक है। तो स्नीजिंग जो होती है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक स्नीजिंग, ये आपका इच्छाकृत नहीं है, ठीक है, ये अपने आप होगा स्नीजिंग, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट जनरली हैपन बाय द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन।
ओके, लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द ब्रेन. ठीक है, ओके. सो जैसे अगर आप देखोगे ब्रेन, लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन हैज 186 बिलियन न्यूरॉन्स मोर देन द राइट हेमिस्फीयर. तो लेफ्ट हेमिस्फीयर में, ब्रेन के आधे पार्ट का अगर हम देखेंगे, लेफ्ट हेमिस्फीयर में अप्रोक्सीमेटली 186 मिलियन न्यूरॉन्स ज्यादा हैं राइट हेमिस्फीयर से. ठीक है, देयर आर सो मेनी न्यूरॉन्स मोर देन द राइट हेमिस्फीयर. ठीक है, सो 750 to 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फ्लोज थ्रू द ब्रेन एवरी मिनट. और इतना ही ब्लड फ्लो करवाना है, इससे ज़्यादा नहीं करवाना है. ठीक है, तो शीर्षासन नहीं करना है. ठीक है, बाबा रामदेव का जो शीर्षासन है उसको मत अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि हमारे ब्रेन के कैपिलरीज बहुत पतले होते हैं और लगभग उतना ही ब्लड फ्लो कराना है, नॉट मोर देन दैट. अगर उससे ज़्यादा ब्लड फ्लो कराएंगे तो आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा. ठीक है, दीज आर वेरी स्मॉल थिन कैपिलरीज. ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा ब्रेन क्लॉट होता है. ठीक है, ब्लड क्लॉट होता है एंड कैन एक्चुअली रिजल्ट इन पैरालिसिस. ठीक है, आपको बचपन में कोई अगर चोट लगा रहेगा तो अक्सर ऐसा देखा जाता है व्हेन यू एक्चुअली ग्रो ओल्ड द क्लॉट्स माइट बी फॉर्म देयर. क्लॉट मतलब समझते हैं, अगर कोई इंजरी होती है तो आपको क्लॉटिंग होती है, तो हमारे अंदर ही अंदर इंजरीज हो सकती है और वहाँ पे क्लॉटिंग होगी. अगर आपके ब्रेन के जो ये कैपिलरीज हैं ये इतने पतले हैं कि यहाँ पे अगर क्लॉटिंग हो गई तो ब्लड ही रुक जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो इंसान पैरालाइज हो सकता है. ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे आपके ब्लड फ्लो नहीं होंगे और ब्रेन ठीक से काम नहीं कर पाएगा. तो उस पर्टिकुलर प्लेस से जितने भी आपके ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स जुड़े हुए हैं वो पैरालाइज हो सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट माइट हैपन. सो ये बेसिकली आपका ब्रेन है. ठीक है, if you look into it, brain can stay alive for 4 to 6 minutes without oxygen after the cells begin to die. तो 4 से 6 मिनट का ब्रेन का लाइफ है विदाउट ऑक्सीजन आफ्टर द सेल्स बिगिन टू डाई. ठीक है, सारे सेल्स मर जाने के बाद. ठीक है, ब्रेन कैन स्टे अलाइव फॉर 4 to 6 मिनट्स विदाउट ऑक्सीजन आफ्टर द सेल्स बिगिन टू डाई. ठीक है, सो आइंस्टाइन्स ब्रेन वेट 1230 ग्राम लेस देन द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच इज अप्रोक्सीमेटली 1300 to 1400 ग्राम. ठीक है, जस्ट ओके. सो बेसिकली आइंस्टाइन्स ब्रेन वेट 1200 आपका भाई साहब 1230 ग्राम्स था, लेस देन एन एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच इज अप्रोक्सीमेटली दिस. ठीक है, सो इट डजंट मीन कि भाई साहब सबका ही ऐसा होगा. ठीक है, इट्स जस्ट एन वन आउट केस. ओके, सो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, क्या क्या लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है? ठीक है, व्हाट डज इट कंट्रोल? राइट पार्ट ऑफ द बॉडी. और राइट साइड ऑफ द ब्रेन बेसिकली कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, अलग अलग वाइसा वर्सा फंक्शन है. ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, ओके. सो इफ यू लुक इनटू इट, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन क्या क्या कंट्रोल करता है? लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स स्पीकिंग, ठीक है, राइटिंग एंड लॉजिकल थॉट. स्पीकिंग, राइटिंग, लॉजिकल थॉट, ये सब आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है.
कुछ कुछ लोग होंगे जो आबड़ ताबड़ कुछ भी बोलते रहते हैं, तो इधर प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके, मतलब दे डू नॉट थिंक बिफोर स्पीकिंग, तो इस लिंक में प्रॉब्लम है, इस चैनल में प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। राइटिंग, ठीक है, राइटिंग किस तरह से आप लिखते हैं, एंड लॉजिकल थॉट, जो आपका लॉजिकल थॉट होता है, साइंस में हो गया, मैथ्स में हो गया, ठीक है, सो दे आर बेसिकली, देखिए ब्रेन आपको विरासत में मिली हुई चीज है, उसका आप यूज कैसे करते हैं और उसको आप ट्रेन कैसे करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स। कुछ कुछ लोगों को आप देखोगे फटाफट भाई साहब कोई सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको ज़्यादा लेफ्ट ब्रेन मिला हुआ है, ठीक है, या उनको ज़्यादा राइट ब्रेन मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ब्रेन लगभग अपने बॉडी के साइज के हिसाब से सबको पर्याप्त मात्रा में मिला हुआ है, उसका आप यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी आपको मिली हुई है, आप उसको भाई साहब ठूसे जाएंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई साहब, फूल के ढोल हो जाएंगे, है ना। तो वैसा ही आपका ब्रेन भी है, इफ यू आर बेसिकली यूजिंग इट देन इट विल बेसिकली बिकम एन ऑर्गन विच कैन प्रोड्यूस रिजल्ट्स, अदरवाइज वो बेकार का रस्टेड हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग, इससे भाई साहब लॉजिकल थिंकिंग होगी। राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स व्हाट, आर्टिस्टिक एबिलिटीज, ठीक है। राइट साइड ऑफ द ब्रेन आपका आर्टिस्टिक एबिलिटीज, जैसे आपका सिंगिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, ठीक है, आर्टिस्ट साहब, ठीक है। तो ये सारा भाई साहब राइट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल करता है, आर्टिस्टिक एबिलिटीज, ठीक है। हाउ डज अवर मेमोरी वर्क, मेमोरी आर ऑफ 3 टाइप्स। तो आपके मेमोरी क्या क्या है भाई साहब, देखो सेंसरी मेमोरी होती है, दूसरा क्या होता है भाई साहब आपका सेंसरी मेमोरी टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रीफ मेमोरी, ठीक है। सेंसरी मेमोरी मतलब क्या होता है, जो आप सेंसर से परसीव करते हैं, अपनी आंखों से, अपने स्किन से जो आप परसीव करते हैं, ठीक है, अपने कानों से जो आप परसीव कर रहे हैं, अपने टेस्ट बड्स से, आपकी जीभ से जो आप परसीव कर रहे हैं, जो खाना आप खा रहे हैं, ऑल दीज आर बेसिकली सेंसरी, ठीक है। सेंसरी मेमोरी टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस व्हिच इज कॉल्ड द ब्रीफ मेमोरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, लास्ट ओनली फॉर 30 सेकेंड्स, ये आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी है और ये 30 सेकेंड्स तक ही लास्ट करेगा, ठीक है। मेमोरी इज ऑफ 3 टाइप्स एंड देयर इज लॉन्ग टर्म मेमोरी विच इज लर्नड एंड मेमोराइज्ड, ठीक है, इज व्हाट वी हैव, ये आपका लर्नड एंड मेमोराइज्ड होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरीज जनरली आपके मेमोरी में नहीं रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने घर से चलकर क्लास तक आए हो, बहुत सारी चीजें आपने देखी रहेंगी, किसी चीज को आपने भाई साहब मेमोरी में कैप्चर कर लिया होगा, है ना, वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह गया होगा। बाकी इतनी सारी चीजें थी आपके आजू बाजू, ठीक है, क्या सब आपके मेमोरी में हैं? आपने कितने पेड़ देखे, वो देखे होंगे आपने, लेकिन क्या वो मेमोरी में आएगा? नहीं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो जाएगा, 30 सेकंड वाला मेमोरी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आपका मेमोरी तीनों में चलता रहता है। आपका एक सेंसरी मेमोरी होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। सेंसरी मेमोरी टेल्स अस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस व्हिच इज कॉल्ड द ब्रीफ मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट ओनली फॉर 30 सेकंड्स एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी इज व्हाट वी हैव, दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड एंड मेमोराइज्ड, तो जो भी हमने सीखा है, ठीक है, लर्नड एंड मेमोराइज्ड, तो ये आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है। ओके ओके ओके, तो हो गया 18। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर 2 टाइप्स। एक हो गया आपका नर्वस कंट्रोल और दूसरा हो गया आपका केमिकल कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल में क्या क्या होता है भाई साहब, व्हाट इज नर्वस, तो आपके देखो ये नर्वस कंट्रोल में आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और सारे नर्व सेल्स आ जाते हैं, नर्व टिश्यूज। जो आपका केमिकल कंट्रोल होता है वो आपके ग्लैंड्स में होता है। दीज आर हार्मोनल ग्लैंड्स विच आर स्प्रेड थ्रू आउट आवर बॉडी, ठीक है। तो आपका एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, जो आपके ब्रेन के अंदर रहता है। और भाई साहब आपके ये थायराइड ग्लैंड्स हैं, आपने सुना रहेगा थायराइड की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तब ये सब बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। देन वी हैव बेसिकली एड्रेनालाइन ग्लैंड्स, देन वी हैव सेक्सुअल ग्लैंड्स एज वेल, ठीक है। मेल्स में टेस्टिस होता है और वुमेन में ओवरीज होती हैं। तो ये सारे आपके ग्लैंड्स हैं। तो आपके 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 2 सिस्टम्स हैं।
there are two types of control and coordination. One is the nervous control and the other one is the chemical control. ठीक है, so nervous control भाई साहब क्या हो जाएगा, nervous control generates nerve impulses. ये nerve impulses generate कर रहा है. ठीक है, तो आपका देखो nerve impulses. chemical control क्या generate कर रहा है, hormones generate कर रहा है, chemicals और hormones. ठीक है, nerve impulses से आप अपने रिस्पॉन्स, तो ये देखो ये जो हॉर्मोन्स हैं ये जो सिक्रीट करते हैं ये हमारे ब्लड फ्लो में चला जाता है. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली हॉर्मोन्स. ठीक है, विच आर रिलीज्ड. बोथ सिस्टम वर्क इन कॉम्बिनेशन, ये आपसी तालमेल से चलते हैं. ठीक है, बोथ विल वर्क इन कॉम्बिनेशन विथ ईच अदर टू इंटीग्रेट एंड कंट्रोल वेरियस बॉडी एक्टिविटीज. क्या क्या है, जैसे प्लेइंग में. ठीक है, प्लेइंग में, देन वॉकिंग में, देन रनिंग में, ऑल दीज बेसिकली बॉडी एक्टिविटीज. नर्वस सिस्टम जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस. तो नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं, फटाक से जाता है मैसेज. और जो आपका केमिकल कंट्रोल है वो धीरे धीरे होता है. ठीक है, इट हैपेंस स्लोली. ठीक है, जैसे आप अभी बड़े हो रहे हैं, आपके सारे हार्मोनल ग्लैंड्स ऑलमोस्ट एक्टिवेट हो चुके हैं. आप देखेंगे आपका वॉइस, जैसे बहुत दिनों बाद अगर आपसे कोई मिल रहा हो तो आप बोलेंगे कि अरे अरे तू कितना बड़ा हो गया, कितना लंबा हो गया है, अचानक से इतना लंबा हो गया, ये तेरा वॉइस चेंज हो गया है. ये सारे जो हैं वो आपके इसलिए हुए हैं क्योंकि आपका हार्मोनल जो है वो हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट हुए हैं. ठीक है, so these are the changes that have been generated inside you. Nervous system generates electrical impulses, endocrine system generates hormones. तो हमारे यहाँ पे endocrine system होता है, ये ग्लैंड से बने हुए होते हैं. These endocrine systems generate hormones. ठीक है, okay, so these are basically nerve impulses are rapid and are usually of short duration. तो फटफट होते हैं भाई साहब, nerve impulses बहुत rapid होते हैं, short duration के होते हैं. Hormonal action is much slower and long lasting. ठीक है, हार्मोनल एक्शन जो होता है वो धीरे धीरे होता है, बहुत स्लो होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल्स आपके बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट नहीं होते हैं, इनको एक्टिवेट होने में ही काफी टाइम लग जाता है. ठीक है, हार्मोनल एक्शन इज मच स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग. ठीक है, अरे यार okay, so how are such chemicals or hormonal transmission used in animals. तो हम देखो जैसे what do some animals for instance squirrels experience when they are in scary situation. तो scary situation में squirrels क्या करेंगे. ठीक है, when squirrel experiences a scary situation its body prepares for either fighting or flight. fight या flight दोनों भी हो सकता है. ठीक है, और running away. ठीक है, so both are very complicated activities that will use a great deal of energy. ठीक है, so many tissue types will be used and their activities integrated together in these actions. तो ये सब आपके भाई साहब linked है क्या. so all these are linked. so the moment danger is perceived there are two responses which are generated, either fight or flight, and both these are complicated activities. ठीक है, दोनों भी आपके complicated activities हैं. ठीक है, काफी हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. टू ऑल्टरनेट एक्टिविटीज फाइटिंग और रनिंग आर क्वाइट डिफरेंट. ठीक है, दोनों भी डिफरेंट है. बॉडी शुड प्रिपेयर फॉर आइडियल एक्टिविटी इन सच केसेस. ठीक है, इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्विरल रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस वाया नर्व सेल. ठीक है, अगर भाई साहब ऐसे नर्व सेल से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फैलेंगे. ठीक है, उसने किसी डेंजर को देखा और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फैले. रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड. तो थोड़ा सा लिमिटेड होगा. ठीक है, दिस विल बी बेसिकली लिमिटेड. इफ द बॉडी डिजाइन रिलाइड ओनली ऑन केमिकल तो ये बहुत स्लो होगा भाई साहब. जो डेंजर होगा वो तब तक उसको चबाकर खा भी जाएगा. ठीक है, इट वुड हैव बीन वेरी स्लो वाया ग्लैंड्स. रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी अगेन लिमिटेड. दोनों में भी लिमिटेड होगा. अगर सिर्फ नर्वस कंट्रोल रहता तो भी आपका रिस्पॉन्स लिमिटेड होगा, और अगर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन रहता तो भी आपका रिस्पॉन्स लिमिटेड होगा. नर्वस कंट्रोल को लेकर हम फिर भी चल सकते हैं, लेकिन केमिकल कंट्रोल इज एब्सोल्युटली वो चल ही नहीं सकता. ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में देखो केमिकल कंट्रोल है. ठीक है, प्लांट्स में आपका नर्वस सिस्टम है ही नहीं. क्या वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? नहीं. ठीक है, ओके, सो इन ऑर्डर टू बी शार्प, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बोथ विल हैव टू वर्क हैंड इन हैंड. If the body designed the squirrel relied both on electrical and chemical impulse, ठीक है, then the signals would reach all cells of the body and provide the wide ranging change needed. तो ये फटाफट पहुंचेंगे and wide ranging change needed. This is done in many animals including human beings. ठीक है, human beings
also secrete hormones from glands and achieve the desired results. ठीक है, let us see few endocrine glands of the body. तो हमारे बॉडी में ये सारे endocrine glands हैं. These are known as pituitary glands which are way behind the brain. These are known as the thyroid glands. ठीक है, then we have pancreas. ये pancreatic juice secrete करते हैं digestion में, जो help करता हो. Adrenaline gland, जिसको मैंने बोला था, जो danger को perceive करता हो. ठीक है, then we have ओवरी विच इज लोकेटेड इन फीमेल्स एंड टेस्टिस विच इज लोकेटेड इन मेल्स. ठीक है, ये सारे आपके ग्लैंड्स हैं. इन द जंगल द बॉय सीज द लायन. ठीक है, तो आपके भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा, एड्रेनाइन ग्लैंड्स ने क्या किया, ये पूरे हार्मोन्स को भाई साहब फैला दिया. एड्रेनाइन ग्लैंड्स यहां पे लोकेटेड हैं एंड दे बेसिकली प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट. नर्व इंपल्सेस तो हैं ही. नर्व देखिए, इसने अपनी आंखों से शेर को देखा और अपने कानों से उसको सुना, तो नर्व इंपल्सेस जनरेट होंगे, मसल्स इसके भाई साहब फटाफट एक्टिवेट हो जाएंगे और साथ ही साथ ये एड्रेनाइन हार्मोन्स भी पूरे बॉडी में फ्लश हो जाएंगे ताकि वो फाइट या फ्लाइट दोनों को डील कर सके. ठीक है, ओके. सो द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट. ठीक है, ऑब्वियसली हार्ट पे. देन द हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन द सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. हार्ट देखो ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजन को, तो जितना हार्ट बीट बढ़ेगा उतना ज्यादा ब्लड जो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो भी बढ़ जाएगा मसल्स में. द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द स्किन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स. दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल्स. हमारे स्केलेटल मसल्स में जाता है. ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस. ठीक है, ऑल दीज रिस्पॉन्सेस टुगेदर एनेबल द बॉडी टू डील विद सिचुएशंस एंड द बॉय रन्स अवे. ठीक है, फटाफट भाई साहब ये भागेगा. ओके, सो यहां पे आपका क्विक एक्शन कैसे हुआ, बोथ बाई केमिकल एज वेल एज नर्व इंपल्सेस. ठीक है, तो नर्व इंपल्सेस तो जरूरी है ही विदाउट, लेकिन आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन इस चीज को बढ़ा देता है. ठीक है, इट इंक्रीजेस द रिस्पॉन्स. Let us see some examples to understand how hormones help in the coordinated growth. ठीक है, थायराइड ग्लैंड्स है भाई साहब. दिस secretes थायरॉक्सिन हार्मोन which regulates, क्या क्या कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, ये सब कंट्रोल करता है. इसीलिए थायराइड ग्लैंड में जब गड़बड़ी होती है तो लोग या तो बहुत पतले हो जाते हैं या तो बहुत मोटे होना चालू कर देते हैं. आप देखेंगे कुछ लोग खाते कम है लेकिन वो मोटे हो रहे हैं, तो इसका मतलब थायराइड ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को कंट्रोल करता है. जितना हमारे बॉडी को जरूरत है उतना ही रखता है. तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन है. ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी. फैट मेटाबॉलिज्म ये है भाई साहब. ठीक है, ओके. सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. इसीलिए जिनको थायराइड ग्लैंड्स में प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर्स उनको आयोडीन के इंजेक्शंस देते हैं या उनको सॉल्टी फूड जाना बोलते हैं, या उनको बोलते हैं कि भाई साहब फिश ज़्यादा खाइए, जो आपका सी वाटर फिश है वो ज़्यादा खाइए. ठीक है, सो आयोडीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए. तो फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. आयोडीन इज डेफिशिएंट इन आवर डाइट. हमारे डाइट में अगर आयोडीन की कमी हो, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो डिक्रीज होती है. ठीक है, विच कॉजेस आपका गॉइटर, जैसे किसी किसी गला फूल जाता है भाई साहब, दिस बेसिकली गॉइटर. ठीक है, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड. आपका थायराइड ग्लैंड नहीं, वो वाला नहीं है गॉइटर. गॉइटर मतलब इतना बड़ा फूल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली गॉइटर, दैट इज इनलार्ज थायराइड ग्लैंड. और ये थायरॉक्सिन हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है हमारे बॉडी में. अचानक से किसी का मोटा होना या अचानक से किसी का पतला होना विदाउट मेकिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द डाइट कुड बी अ प्रॉब्लम विच इज को रिलेटेड टू द थायराइड हार्मोन. ठीक है, जो थायरॉक्सिन ग्लैंड से रिलीज होते हैं. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे भाई साहब एकदम ब्रेन के बीच में हो जाए. कभी कभी आपने बोला ना कि तीसरी आंख खुल गई है. ठीक है, शिव का जैसे तीसरी आंख खुल गया, ऐसा बोलते हैं ना. तो तीसरी आंख खुल जाना मतलब ऐसा, जो भी हो, माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो भी हो, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड वही है एक्चुअली, ब्रेन के बीच में है ये पिट्यूटरी ग्लैंड. इट जनरेट्स रिस्पॉन्सेस. ये क्या क्या सिक्रीट करता है, ग्रोथ हार्मोन. तो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है विच रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. हमारे पूरे बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये रेगुलेट करता है. ठीक है, इफ ग्रोथ हार्मोन इज डेफिशिएंट इन चाइल्डहुड इट कॉजेज ड्वार्फिज्म. तो आप देखोगे जो लोग बौने होते हैं, ठीक है, ये ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है. ठीक है, जिस कॉजेज ड्वार्फिज्म. इफ ग्रोथ हार्मोन इज इंक्रीज इट कॉजेज जाइजेंटिज्म. कुछ लोग होते हैं भाई साहब ये लंबे चौड़े भाई साहब हो जाते हैं. ठीक है, तो ये ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से जाइजेंटिज्म हो जाता है.
ठीक है, जाइजेंटिज्म मतलब मच मोर इन हाइट और मच मोर इन साइज देन द नॉर्मल बॉडी साइज, ठीक है, ये होता है। ओके, सो दिस इज मच मोर देन द नॉर्मल। ओके, देन वी हैव टेस्टिस विच इज प्रेजेंट इन मेल्स, इट सेक्रीट्स टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स। तो मेल्स में जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन जो स्पर्म्स होते हैं उनका रिलीज होना, प्लस बॉडी में जितने भी चेंजेस आते हैं, मूंछों का आना, ठीक है, ब्रॉड शोल्डर्स हो जाना, वॉइस ब्रेक होना, ठीक है, ये सारे जितने भी आपके प्यूबर्टी के बाद आते हैं, दे ऑल हैपन ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन which is in males due to secretion of testosterone. A boy age 1 to 10, देखो ये ऐसा लगता है, ठीक है, और जैसे ही भाई साहब attains puberty, development of secondary sexual characters like beard, heavy voice, ठीक है, ऐसे में ट्रांजिशन होना 11 एंड अबव, तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है बिकॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो हार्मोन। ओवरी भाई साहब होता है फीमेल्स में, इट सिक्रीट्स एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, और एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, ये दोनों भी आपके फीमेल्स में ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन गर्ल्स। तो अभी गर्ल्स में भी बहुत सारे प्यूबर्टिकल चेंजेस आ जाते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो आपके भाई साहब गर्ल के जो बॉडी का शेप है वो चेंज होने लगता है, वॉइस चेंज होने लगती है, ठीक है, उनके एट्रीब्यूट्स चेंज होने लगता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स चालू हो जाते हैं। सो दीज आर बेसिकली हैपनिंग ड्यू टू द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच आर रिलीज इन फीमेल्स, ठीक है। सो दीज आर सर्टेन सेकेंडरी कैजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स विच डेवलप। If it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which it is done, ठीक है। तो the timing and amount of hormones released are regulated by feedback mechanism। तो कितना हार्मोन रिलीज होना चाहिए ये डिपेंड करता है हमारे बॉडी के फीडबैक मैकेनिज्म पे, ठीक है, जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। लेट्स सी इट एज द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, देखो जैसे आपने देखा रहेगा जिनको शुगर होता है उनको इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज रिलीज होता है। हम जब भी कोई खाना खाते हैं तो ग्लूकोज में स्पाइक होगा, तो ये ग्लूकोज कभी कभी अनकंट्रोल हो जाता है और तब इंसान कोलैप्स कर सकता है, ठीक है, बेहोश हो सकता है, बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। तो हमारे बॉडी में जो ब्लड में जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है वो कंट्रोल करता है हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन होती है, हम सबके बॉडी में है वो, ठीक है। आपका एज बहुत कम है तो ऑब्वियसली आप जो खाना खाते हैं वो पूरा आपके एनर्जी में हो जाता है क्योंकि आप एनर्जेटिक हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती जाती है उसका एनर्जी लेवल भी कम होता जाता है। तो जो खाना खा रहा है तो खाने को भी कंट्रोल अगर ना करे, ठीक है, अगर एक इंसान जो 40 का है, जैसे अगर मैं आपकी तरह खाना खाऊं तो मेरे को शुगर होना तय है, क्योंकि आपकी बॉडी जो पचा सकती है अभी, ठीक है, आपका एक्टिविटी ज़्यादा है, मेरा एक्टिविटी उतना ज़्यादा नहीं है। अगर मैंने अपने खाने को हमारे अपने एज के साथ कंट्रोल नहीं किया सो डेफिनेटली मुझे शुगर हो जाएगा। और इंडिया इज़ बेसिकली द एपी सेंटर ऑफ डायबिटीज़। सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स इंडिया में हैं क्योंकि हम अपने खाने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमारे एज के हिसाब से हमको एक कैलोरी डेफिसिट डाइट बनाना चाहिए, ठीक है, जो हम नहीं बनाते हैं। खैर, if the glucose concentration increases in the blood, the increased glucose level is detected by the cells of the pancreas। तो ये फटाक से पैनक्रियाज इसको डिटेक्ट कर लेंगे कि देखो इसके ग्लूकोज में, ब्लड में जो ग्लूकोज है उसमें स्पाइक हो रहा है, तो फटाफट पैनक्रियाज क्या करेंगे भाई साहब, इंसुलिन हार्मोन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन जनरेट होगा, ये ग्लूकोज भाई साहब बढ़ गया तो पैनक्रियाज क्या करेंगे, द पैनक्रियाज, द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज रिस्पॉन्ड्स टू द सिचुएशन बाय प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन। तो ये है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मिलता है कि भाई साहब अभी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो ब्रेन से भाई साहब तो आपका केमिकली पैनक्रियाज क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे एंड दे विल जनरेट द इंसुलिन हार्मोन सो दैट द ग्लूकोज लेवल कैन बी रिड्यूस्ड। क्योंकि अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया इट कैन रिजल्ट इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। ओके, सो द सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, तो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन रिड्यूसेस द ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड, ठीक है, it will reduce as the sugar level of the blood falls, the secretion of insulin by the pancreas is reduced। तो जैसे जैसे भाई साहब शुगर लेवल फॉल होता रहेगा ये पैनक्रियास से जो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है ये गिरता जाएगा। अभी अगर आपके किसी के भी पैनक्रियास ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तब शुगर का प्रॉब्लम होगा,
ठीक है, और तब उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर शुगर में स्पाइक हो रहा है तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर्स शुगर पेशेंट्स को इंसुलिन इंजेक्शन लेने का ट्रेनिंग देते हैं, कैसे इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट विल हैपन। ठीक है, सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स द चैप्टरम पीपलम।